सभी लोग डायग्राम बनाएंगे कि दोनों में फर्क समझ में आ जाए तुम्हें। सबसे पहले तो सोलिनॉइड पुराना डायग्राम ठीक है, इस डायग्राम में क्या बनाना है वो सुनो। हमारे पास में ये एक सोलिनॉइड है ठीक, और इसके अंदर एक और सोलिनॉइड है। इस तरह से ठीक है, पहले ये बनाएंगे। उसमें सबसे काम की बात ये कि जो पहले वाला सोलिनॉइड है ना, सब कुछ इसी के अंदर है, मतलब इसी में जा रहा है I1 नाम का, मतलब इसमें जा रहा है करंट। ये वाला अपना है प्राइमरी ठीक है, इसी में प्रोड्यूस होंगी, ये प्राइमरी कॉइल है, इसी में प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सब कुछ इसी में प्रोड्यूस होंगी ठीक है। जो कुछ है यही है। इस बड़े वाले की जो रेडियस है, पहला वाला है ना, इसकी रेडियस है R1, इस वाले का एरिया होगा A1, इसका वॉल्यूम भी होगा A1, इसके नंबर ऑफ टन्स होंगे N1, सब कुछ। अपने पास में दूसरा सोलिनॉइड है, ये किसी काम का नहीं है अंदर जो इसका तो काम हम लोग क्रिएट करवाएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ काम की पॉइंट लिख लो। सबसे पहले डायग्राम सेट रखें। इस छोटे वाले की रेडियस है, इस छोटे वाले की जो रेडियस है वो रेडियस है R1, इसका एरिया है R1 नहीं R2, इसका एरिया है A2, इसका वॉल्यूम है B2, इसकी नंबर ऑफ टन्स है N2। करंट कौन से में ज़्यादा है? पहली वाली में। दूसरी वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, उसमें तो करंट पनपेगा। तो अपने पास में ये वाली जो कॉइल है, दूसरी वाली, ये दूसरी ग्रीन वाली जो कॉइल है, दिस इज सेकेंडरी कॉइल ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं है, जो मेन करंट गया है हम लोगों का वो कौन सी में गया है? प्राइमरी में। तो पहले डायग्राम सेट करें और बस एक छोटे सवाल का जवाब दे देना, इन दोनों कॉइलों में क्या सेम है। यहाँ से डायग्राम भी जवाब है, इन दोनों कॉइल का क्या सेम है, बस ये सोचो। अगर तुम्हें देखा जाए तो सब कुछ तो अलग अलग, मैं सब कुछ सेट कर दिया। एक चीज है दोनों सोलिनॉइड के अंदर सेम है, वो सेम चीज बता दोगे तो मजे आ जाएंगे। लेंथ, दोनों में जो सेम चीज है दैट इज लेंथ। दोनों की लंबाइयां सेम है ना, एक बड़ा और एक छोटा नहीं है, ये ध्यान रखें। एल फिक्स है, एल को L1 और L2 नहीं कहेंगे, ऑब्वियस लंबाई दोनों की सेम है। अगर एक 10 सेंटीमीटर का बड़ा वाला तो छोटा भी 10 सेंटीमीटर का है, सीधी सीधी बात है। अब तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने की, अगर मैं लैंग्वेज ना लिखे बिना तो मैं कुछ बातें समझा दूँ तो तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। करंट कौन सी ज़्यादा है? पहली वाली में। अगर पहली वाली में करंट जाएगा तो पहली वाला सोलिनॉइड वेव लाइक है, बाद मैग्नेट, तो सोलिनॉइड क्या बन जाएगा? मैग्नेट। अगर पहली वाली में करंट है, पहले वाला बन चुका है मैग्नेट, तो पहले वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जाएंगी? इस तरह से। सोलिनॉइड में ऐसे आते हैं फील्ड लाइंस। भाई बात पहले की चल रही है, कुछ भी अंदर वाले को लेके तो कुछ चलता ही नहीं है, सीधी सीधी बात ये है, बस वो देखें। ये जो लाल कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कौन सी कॉइल के द्वारा उत्पन्न हुई है, बस ये बता दो तुम मुझे। ये लाल कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो सोलिनॉइड के अंदर बन रही है, किसके द्वारा बन रही हैं? पहले वाले से। क्योंकि बस सीधी सीधी बात है कि पहले वाले में गया करंट, अगर पहले में करंट गया तो पहले में क्या बनेंगी? फील्ड लाइंस। सब कुछ पहले के लिए होता है, लेकिन उसमें एक फर्क आ जाए। फर्क सुनो, अगर पहले वाले में करंट जाने से पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखी हुई हैं, तो अगर तुम गौर से देखोगे तो वो फील्ड लाइंस किसके जरिए से होके जा रही हैं? दूसरी वाली से। और अगर दूसरी वाली में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो दूसरी वाली में क्या इंड्यूस होगा? अगर दूसरी वाली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं तो दूसरी वाली में क्या पनपेगा? करंट पनपेगा। मतलब पहले वाले में करंट गया, पहले वाले में करंट जाने से पहले वाले में क्या जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वो जा तो रही है पहले वाले के अंदर से, लेकिन मैंने उसके अंदर एक कॉइल और रख दी है तो उसके जरिए से होके गुजरेंगी। और अगर हमारी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जाती हैं तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस होगा? इसमें इंड्यूस होगा करंट, इसमें इंड्यूस होगा करंट ड्यू टू किसके कारण से? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल। पहले इस बात को समझें, प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल। सभी लोग अपने दिमाग में इस कहानी को सबसे पहले सेट करें। ये क्या है? तुम में से किसी को एक बात में बिल्कुल आपत्ति नहीं कि क्या इसके अंदर जो
कॉइल रखी है छोटी वाली, उसमें करंट बनेगा। क्यों बनेगा उसका जवाब तुम खुद को दे लो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तुम लोग इस खेल को आगे ही बढ़ा सकते। इस कहानी को लैंग्वेज में छांटना चाहिए, पर बिना लैंग्वेज चल रहा हूँ मैं। लैंग्वेज छांटने में मजा नहीं आता। जिस टॉपिक की गहराई थोड़ा आगे लिखाने में आती है, वैसे लैंग्वेज मजे नहीं आते। पहली बात है कि दूसरे वाले में करंट बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। उसका रीजन कौन है? पहले वाले में करंट जाने से सॉलिनॉइड, तुम्हें इतने दिन से चैप्टर नंबर 4 पे और 5 पे सबसे ज्यादा जोर लगाया जाता है सॉलिनॉइड पढ़ो, सॉलिनॉइड पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत साफ बात है कि सॉलिनॉइड में करंट जाने से वो क्या बन जाता है, मैग्नेट। इस खेल को एकदम सीधी लाइन में सुने वापस, बाकी पुराने सभी शब्दों को छोड़ दो। पहले वाले में करंट, बड़ी वाली कॉइल में करंट जाने से बड़ी वाली कॉइल क्या बन जाएगी, मैग्नेट। बड़ी वाली मैग्नेट में अंदर क्या जा रही है, फील्ड लाइन। वो किस में से पार हो रही है, दूसरी में से। और जब किसी कॉइल में से फील्ड लाइंस पार जाती हैं, उसमें क्या पैदा होता है, करंट। तो एक में करंट जाने से दूसरे में करंट पैदा हुआ, तो कौन सा इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन। और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। खैर ध्यान से बात सुनो। एक मतलब एक तो नहीं, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे सवालों के जवाब हैं। सवाल भी हैं, जवाब भी तुम्हें देने हैं। पहला सवाल, सेकेंडरी कॉइल में, हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है, क्या उसमें फ्लक्स चेंज हुआ? पहले बताओ, क्या सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं? ये दूसरी कॉइल है, इसमें देखा हूँ कि संख्या 2, 3, 4, 5 बढ़ घट रही होगी कि नहीं, बढ़े घटेगी, बढ़ेगी। तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा जरा ये बताओगे, वाई? सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करने के लिए, मतलब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करने वाला कारण कौन है, प्राइमरी कॉइल। पहली वाली में फील्ड लाइंस आई जिसकी वजह से दूसरी पर फर्क पड़ेगा, तो इसका रीजन है प्राइमरी कॉइल। क्योंकि प्राइमरी कॉइल में क्या जाएगा, करंट। प्राइमरी कॉइल में करंट जाने पर सेकेंडरी में भी इम्पैक्ट आएगा। प्राइमरी में करंट जाएगा तो सेकेंडरी इम्पैक्ट आएगा। प्राइमरी कॉइल में करंट के जाने पर सेकेंडरी कॉइल में भी चुंबकीय रेखा पैदा होती है, और उनके पैदा होने से उसके अंदर पनपेगा करंट। तो सबसे मेन काम की बात कि अगर तुमसे सिंपल पूछ जाए तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज करने का रीजन कौन है, दूसरी वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज करने वाला रीजन कौन है, प्राइमरी कॉइल का करंट। अगर प्राइमरी में करंट ना हो तो दूसरी में फ्लक्स ना बदले और करंट इंड्यूस भी नहीं होगा फिर। तो बात है कि पहली वाली में करंट जाने से दूसरी वाली में फ्लक्स में बदलाव आएगा, और जैसे ही दूसरी वाली के फ्लक्स में बदलाव आएगा तो दूसरी वाली में क्या इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। ये जो करंट बना है इसमें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। सबसे पहली काम की चीज, अपने दिमाग में थोड़ी देर को सोच लो शांति से, क्या दूसरी करंट बनेगा? हाँ। उसका रीजन कौन है, फ्लक्स में चेंज होना। फ्लक्स में चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि पहली कॉइल में करंट जाने से पहली बनती है मैग्नेट, उसके अंदर जा रही है रेखाएं, उसके अंदर एक और कॉइल रखी है। अगर इसमें रेखाएं पास जाएंगी तो दूसरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरी में करंट पनपेगा। ये कौन सा इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन। और हमें यही निकालना है कि ये जो ग्रीन वाला मतलब सेकेंडरी कॉइल है, इसके लिए m की वैल्यू फाइंड कर, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ड्राइव करना है। तो इस पूरे खेल को जब सिस्टमैटिक मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा कह लो कि मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इसकी, और डेरिवेशन स्टार्टिंग होती है इस पहले शब्द से, ज़रा बताएंगे। दूसरी कॉइल में होने वाला फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल। दूसरी वाली जो कॉइल है उसमें देखा हूँ कि संख्या कम और ज़्यादा करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी कॉइल का करंट। प्राइमरी में ज़्यादा करंट होगा, दूसरी में ज़्यादा बदलाव आएगा। तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स का चेंज होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में करंट कितना, यानी कि I1। पहले का करंट दूसरे के फ्लक्स को बदलेगा, इस बात को ध्यान से लिखते हैं। प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल का जो करंट है, प्राइमरी कॉइल करंट ऐसे लिख दिया मैंने, मैं इंग्लिश के पीछे नहीं हूँ फिलहाल। और दूसरे के फ्लक्स को चेंज करेगा, चेंज द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी, चेंज द फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। और अगर दूसरे का फ्लक्स बदलेगा तो निश्चित रूप से उसमें करंट पैदा होता है, और हम उसी के बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक, प्रोपोर्शनल एंगल क्या लगेगा, कौन
कांस्टेंट। तो मैंने इस वक्त जो कांस्टेंट लगाना है वो कांस्टेंट कौन होगा, mi1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है। एक काम की बात और, अगर एक गोला है तो 5 और बहुत सारे गोले हैं तो n का मल्टीप्लाई। लेकिन ये दूसरी कॉइल की बात है ना, फ्लक्स दूसरे का बदल रहा है, तो तुम आगे भी n2 लगाओगे, बहुत सारे गोले हैं। अगर गौर से देखेंगे तो शायद ये पुराना वाला सिस्टम ही है जिसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, तो मैं शायद यहाँ पे दिखाऊंगा। मैंने वो कहानी 3-4 लगातार क्यों करी थी, उसके पीछे का रीज़न तुम्हें शायद दिखेगा। n5 था, फिर 5 को किसमें तोड़ा, ba में, फिर b किसमें टूटा, म्यू0 ni में, और एरिया किसमें टूटा, पाई आर स्क्वायर में। i से i काटा, l की वैल्यू निकल के आ गई म्यू0 n स्क्वायर v, b माने वॉल्यूम। हम लोगों ने इसी n5 में पहले 5 को तोड़ा, फिर b को निकाला, फिर a को निकाला, आंसर निकाले। और मैं इस काम को अगर बदल दूं तो मुझसे कहना कि सब अलग करवा दिया, इस बात को नहीं बदलूंगा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा। ध्यान से सुने जरा, बोले फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो, ba cos थीटा, लेकिन ये दूसरे का फ्लक्स है तो सीधे से लिख दो b2 a2 cos थीटा को लिखते नहीं हम लोग mi1। दोबारा आ जाए, ठीक है, करके चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट करना। अच्छा ठीक है, काफ़ी सही है, तो जगह है देखिए, करके चीज़ों को तोड़ेंगे। ध्यान से देखो, हमारी दूसरी वाली कॉइल में जो ग्रीन वाली कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, छोटी वाली कॉइल, उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा किसने करी है, दूसरी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा किसने करी है, पहले वाली ने। बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले वाले की डालो और बाकी सब दूसरे का आंसर निकल के आ जाएगा, सब कुछ दूसरे का, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले वाले की। किसी सिलेंडर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला कल वाला याद हो तो बता दो, म्यू0 n I, किसी भी सिलेंडर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने का फॉर्मूला सॉलिनॉइड के द्वारा म्यू0 n I। क्योंकि तुम पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालना चाह रहे हो तो म्यू0 आ जाएगा, पहले वाले की निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स भी पहले वाले के आएंगे, और करंट भी किसका आएगा, पहले वाले का आएगा, तो I1। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ वो सुनो, ये वाली चुंबकीय ताकत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसने प्रोड्यूस करी है ये बताओ, म्यू0 n1I किसने प्रोड्यूस करी है, और वो किसमें से होके जा रही है, दूसरे में से। मतलब ये मान लो कि ये 10 टेस्ला है तो ये 10 का 10 टेस्ला दूसरे वाली कॉइल में से होके गुजर रहा है। मतलब बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो पहली वाली ने प्रोड्यूस करी है, बाकी पहली वाली का और कोई काम नहीं है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसमें ज्यादा होकर, दूसरी वाली कॉइल में से, जो पहले में प्रोड्यूस हुआ वही दूसरी से होके गुजरेगा। तो बस इसी को इस जगह पे ला के रखें और बाकी सब शांति से n2 बराबर के दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना है, म्यू0 n1 I1 मल्टीप्लाई में, बस ध्यान से देख लो, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बस तुम्हें प्राइमरी कॉइल का लेना है। पहली वाली कॉइल ने कितनी चुंबकीय ताकत दूसरी वाली कॉइल को दी, बस ये प्राइमरी कॉइल का चाहिए। n2 a2 सब कुछ सेकेंडरी कॉइल का। सभी लोग मुझे ध्यान से सेकेंडरी कॉइल का एरिया बता दो, सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना होगा, इस वाली जगह का, इस वाले गोले का एरिया पाई आर स्क्वायर। जब एरिया लगाएंगे तो पाई r2 का स्क्वायर, दूसरी की रेडियस है, इक्वल टू में चलने थे सब कुछ m और I1 के नाम पे। एक बात और सुनो, एक ही चीज प्राइमरी कॉइल की है, n2 की वैल्यू को मुझे पुट करवा सकता है तो और अच्छा रहेगा। अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शायद ध्यान हो, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बदल लेंगे तो n मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू में n, तो अगर n2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, n2 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए बस वैल्यू पुट करनी है। सब इसमें n2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, n2 नहीं आएगा। तो दोबारा से हम लोगों ने वापस रखा, n2 जगह पे क्या ले लेंगे, n2 मल्टीप्लाई में l, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिया जाएगा, म्यू0 n1 इंटू में I1 मल्टीप्लाई में पाई r2 का स्क्वायर और इक्वल टू में m मल्टीप्लाई में I1।
एस का की वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने बाद में एक आदमी कट रहा है, उसे काट दो। पहले की तरह I1 से I1 कटा तो पास में क्या ले जाएगा वो देखो, m बराबर के म्यू नॉट n1 मल्टीप्लाई में n2 और पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर तुम l से करोगे तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में l करेंगे तो क्या बनेगा वॉल्यूम। ये रेडियस किसकी है, दूसरे की, तो वॉल्यूम भी किसका निकल के आएगा, दूसरे का, V2। ये तुम्हारे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है किसके लिए, सॉलिनॉइड के लिए। इसको ध्यान से सेट रखते हैं। अब अगर तुम अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, जब पुराने फॉर्मूले के बारे में बताएं, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट n स्क्वायर v, मैं इस n स्क्वायर तोड़ देता हूँ, म्यू नॉट n मल्टीप्लाई v। देखना दोनों फॉर्मूले सेम है क्या, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर, दोनों सेम लगे तो बहुत अच्छा, सेम ही तो है। यहाँ पे n स्क्वायर क्यों बन गया, क्योंकि दोनों n और n सेम थे, लेकिन वहाँ पे n1 n2 क्यों है कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स की डेंसिटी अलग होगी। सब कुछ तुम्हें किसका लेना बस ये बता दो, दूसरी वाली कॉइल का, फॉर्मूले में भी म्यू नॉट V2 N2 सब कुछ दूसरी कॉइल का है, लेकिन क्योंकि प्राइमरी कॉइल का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है तो N1 भी आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि L और M सेम है, फॉर्मूला सेम है, मुझे सेम दिखते हैं, मुझे आज तक अलग नहीं दिखाई दिए, तुम उनको अलग मत देखो, इस पूरे सिस्टम को ध्यान से लिखे और फिर दोबारा रिपीट करके देखना, फॉर्मूले सेम है। मुझे म्यू नॉट n स्क्वायर v याद होने पर m याद नहीं करना पड़ता, मुझे पता है कि n स्क्वायर को दो बार तोड़ना है, n1 इंटू n2 लिखना है, इंटू में वॉल्यूम तो है ही, और वॉल्यूम किसका लेंगे जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी वाली कॉइल का। तो पहले ध्यान से लिखें और फिर दोबारा ध्यान से देखना। एक चीज रटनी होती है नहीं, एक बार देखने के बाद में एक आध बार रिवाइज कर लेना चाहिए, ब्रेन शार्प रखना चाहिए, और ना बात आती है। अभी तो इसमें एक बात और पढ़ाई जाएगी, कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल, इसमें हर जगह तुम लोगों ने 11th में पढ़ा नहीं है, पर एक चैप्टर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज करके, उसमें भी आती हैं वायर्स को सीरीज में अटैच करना, कंडक्टर को पैरेलल में कंबाइन करना, उनमें हीट के ट्रांसफर की स्टडी करना, उसमें टॉपिक आता है हीट करंट। ठीक है भाई, ध्यान से सुना कैसे, ये लिख दिया ना सबने, ठीक है, दोबारा देखें। देखो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट और टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, तो एक के साथ एक अंदर लगी हुई है, उन सोलेनॉइड के बारे में निकालना है। कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। ये है तुम्हारे पास में सबसे पहली कॉइल, प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में जा रहा है करंट यानी कि I1 नाम का। इस प्राइमरी कॉइल की रेडियस R1 है, इस कॉइल का एरिया A2 है, इसका वॉल्यूम एरिया A1 है, वॉल्यूम A1, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। दोबारा से हमारे पास में ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना दी जाए, ये अपने पास में सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट जाने से प्राइमरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होती हैं, प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, प्राइमरी के अंदर बनेंगी, सेकेंडरी में तो पहुंच जाती हैं वो, लेकिन बनती प्राइमरी के अंदर है। सीधी सीधी बात ये कि अगर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है तो फ्लक्स किसका बदलेगा, सेकेंडरी का, और अगर सेकेंडरी का फ्लक्स बदलेगा तो करंट भी किस में पनपेगा, सेकेंडरी में। और इस प्रकार के पनपते हुए करंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। उसी बात को ध्यान सेट करना है। हिसाब अगर प्राइमरी में करंट जाता है तो फ्लक्स किसका बदलता है, दूसरे का, नंबर ऑफ टर्न पे किसके लगेंगे, दूसरे के। फॉर्मूला खोल दे जरा, N2 इंटू में फ्लक्स का फॉर्मूला V2A2 cos थीटा इक्वल्स टू में MI। ऐसा, इसमें ध्यान से बात सुनो, N2 किसमें खुलेगा, N2 मल्टीप्लाई L। दूसरी में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दूसरी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने वाला आदमी कौन है,
पहली कॉइल, तो दूसरी में दूसरी की फील्ड लाइंस नहीं रखी जाती, बस सब कुछ दूसरे का आएगा। ये जो बी है वो बस फर्स्ट वाली कॉइल का आएगा, पहली कॉइल का लगाना है। और बी निकालने का फॉर्मूला तुम्हारी कल तक के डेरिवेशन में था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो अब बात पहली कॉइल की चल रही है, तो म्यू नॉट एन वन इंटू में आई वन, तो बस तुम्हें बी की जगह पे रखना है म्यू नॉट एन वन आई वन, सब कुछ दूसरे का, एरिया दूसरे का, पाई आर टू का स्क्वायर सब कुछ, लेकिन बस जो बी है वो पहली वाली कॉइल का रखना है और कुछ खास नहीं करना। बी पहली वाली कॉइल का, सब कुछ दूसरे में आना चाहिए, इक्वल टू में एम आई वन। अब ध्यान से देखें, एक चीज कट जाएगी साफ साफ, आई वन से आई वन कटेगा, एन टू ये वाला पहले पाई आर स्क्वायर इंटू में एल करेंगे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम किसका, दूसरी, सबको दूसरे का चाहिए। बाकी फॉर्मूला म्यू नॉट एन वन मल्टीप्लाई एन टू मल्टीप्लाई दूसरे का वॉल्यूम और इक्वल टू में एम। कायदे से इतनी बड़ी डेरिवेशन, एक दो तीन चार वैल्यू पुट करनी होती, मोटी मोटी बात कुछ नहीं है। मतलब एन टू दूसरे का, पी टू पहले का, बस क्योंकि पहले ने चुंबक दी है और किसी ने ताकत नहीं दी वो वाली, एरिया दूसरे का, बाकी सब ठीक है। बस इस बात को भी दिमाग में सेट रखने की नीड है कि अगर हम लोग ध्यान से सोचें, जो करंट पहली में जाएगा तब जाके बदलेगा दूसरे का फ्लक्स, तो I1 से I1 काटना भी होता है नीचे, इस वजह से, ठीक है। इसे भी लिख दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब बात तो वही है ऑब्वियसली, पर जरूरी इस खेल को दिखाना, इसमें एक चीज़ की कमी है, वी नो दैट। म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, नहीं इसको लिखने का रीज़न है, कुछ ना कुछ सॉलिड रीज़न है, तो पता नहीं है वी नो दैट से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इतना पड़ता है कि 5 नंबर का अगर सवाल तुमने बिना वी नो दैट के कर दिया तो तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर के बलिदान को देने की नीड नहीं है, लिखा करें वी नो दैट। उसका तरीका बस यही है कि एक बार अपनी किताब कॉपी के नोट्स को एक बार लिख के प्रैक्टिस करके देखो हल्का हल्का सा, और कुछ नहीं। मतलब मैं जब एक आध दो बार कर सकता हूँ, तुम तो 2-3 बार कम से कम करो ही करो, मतलब मिनिमम टू मिनिमम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले सेम है। उसमें क्या लगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और यहाँ पे क्या लगा म्यू नॉट एन स्क्वायर वी एन वन इंटू एन टू, एक ही बात है। तो मल्टीपल नहीं होता क्योंकि दो कॉइल हैं, और अगर दिमागदार आदमी अपने दिमाग से सोचेगा तो हाँ यार सेम बात, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। उस दिमाग का इस्तेमाल करें कि अपनी तरह सोचना सीखें, दिमाग से चीज़ों को देखना सीखें, चीज़ें कठिन लगना बंद हो जाएंगी। हेमंत गौर भी अनुपस्थित है, इस कारण से ये अपनी फ्रीक्वेंसी ना तोड़ देंगे, टीम में बड़े बड़े दिग्गजों को कहते हुए देखा है। तुम लोगों के लिए पेपर इंपॉर्टेंट होंगे, ये वाले मेरे लिए नहीं होंगे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उन लोगों के लिए कराए जाते हैं जो पेपरों के वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, जो वैसे भी पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उन्हें पेपरों के लिए नीड नहीं है देखने की। हाँ भाई, इसमें अगला पॉइंट, पहले जो चैप्टर की मैप का अगला हिस्सा देखो। ये जनरेटर अभी नहीं आना, ठीक है भाई। ये हो है स्टेप 4 चल रहा है ना, डाल दें दोबारा से, एल डाल दें स्टार, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। अगर हमें कॉइल को मिलाना पड़ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से बात सुनो। इसमें बहुत सारे केसेस दिखाने हैं मुझे तुम लोगों को, ठीक है। आसान लगेंगे, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, पर एक टाइम बाद अच्छा लगेगा इन्हें देखकर, बढ़िया मजा आते हैं। सुनो, सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास में ये एक सोलेनॉइड है, मतलब इंडक्टर है, इसका कोफिशिएंट है L1 यानी कि सेल्फ इंडक्शन को, चाल लग रहा है देखने में, ये L1 इसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ये L1,
अपने पास में एक और कॉइल है ये वाली, इसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है L2। ठीक है, न्यूमेरिकल सिस्टम है, सेट करता हूँ जानबूझ के पहला। अगर मैंने इन दोनों कॉइलों को मिला दिया, मतलब इस रेड वाली कॉइल के अंदर येलो वाली या फिर येलो के अंदर रेड वाली कॉइल रख दी गई, ठीक है, रेड के अंदर येलो या येलो के अंदर रेड अच्छे से रख दी जाए, तो अब इनमें सवाल ये कि बताओ इनका म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, ये सवाल। एक का L1 है अकेले का L2 है, अगर दोनों को मिला दें तो अब इनके म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी वो पता लगाना है। तो आंसर सोच भी नहीं सकते, तुक्का भी नहीं मार सकते, इसलिए तुम ध्यान से आंसर देख लो। हाँ जी, हेलो, ठीक, हाँ भाई ध्यान से बात सुनो। तो अब इनके अगर दो कॉइलों का तुम्हारे पास में क्या दे दिया जाए, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, तुम्हें क्या निकालना उनका म्यूचुअल। दो कॉइल का सेल्फ मिला, म्यूचुअल कैसे निकालेंगे, तो म्यूचुअल ऐसे निकल के आएगा कि अंडर रूट में L1 L2, ये इसका आंसर है कि अंडर रूट में L1 मल्टीप्लाई में L2, ये इनके म्यूचुअल का आंसर निकल के आएगा। ध्यान रखें कि बहुत सिंपल कट टू वर्ड सवाल होगा। L1 ये है, L2 ये है, बताओ M की वैल्यू क्या होगी, सिंपल। और हम लोग देखते रह जाएंगे, दांत दिखा देंगे अपने कि हमें नहीं आता। इसमें L1 सबको पता सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है, L2 सबको पता सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है, K क्या चीज है, K इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। K कपलिंग कांस्टेंट है जो प्रैक्टिकली निकाला जाता है और तुम्हें पहले से गिवन दिया जाएगा, इसके बिना तुम सवाल नहीं कर सकते। अगर दो कॉइलों का L1 L2 पता है तो उन्हीं कॉइलों को मिलाने पे M की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला विदाउट एनी डेरिवेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि सीधे इस्तेमाल होगा इस वजह से। उसके बाद में अगला पॉइंट सुनो। अगर हमारे पास में दो कॉइल ऐसे रखी हुई हैं, एक से सीरीज कनेक्शन बता रहा हूँ, ये सीरीज कनेक्शन है, इसमें करंट ज़्यादा है और इसके बाद में एक अगली कॉइल और है, ठीक। तो अगर इस वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट L1 है और इस वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट L2 है, तो सवाल ये कि बताओ इनका नेट क्या होगा। अगर दोनों कॉइल सीरीज में है, 3 है, 10 है, 20 है, अगर सीरीज में कॉइल रखी है तो उनका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट मिला के बताओ क्या निकल के आएगा। तो उनका जो कोफिशिएंट है वो ध्यान सुने, तब उनका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकलेगा, दैट इज सिंपल, जैसे हम लोगों ने आज तक निकाला है। सीरीज में कैसे निकलेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन, सेल्फ सीरीज में निकालने के लिए। और अगर यहीं पे ये दोनों कॉइल पैरेलल में आ जाए तो भी अच्छा खेल है, ठीक है, वो भी ध्यान से बात समझो। अगर दोनों कॉइल पैरेलल में आ जाए, ये वाली कॉइल और उसके अगेंस्ट पैरेलल में आ जाए टोटली दूसरी वाली कॉइल, मतलब दूर है ये बात, ये पक्का ध्यान रखना कि इस वाली कॉइल का इस वाली कॉइल पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, म्यूचुअल नहीं हो रहा है, सेल्फ ही सेल्फ है, तो कैसे नेट निकालेंगे वो सुनो ध्यान से। हाँ जी, हाँ अरे क्यों बोलेंगे यार, 1/L2, ठीक है, लिख दो ध्यान से। अगर सीरीज में है तो नेट कैसे निकलेगा, पैरेलल में है तो नेट कैसे निकलेगा, पहले वो सेट करो। मतलब एक बात और ध्यान रखें, ये बात मान के चली जा रही कि इसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है तब, वरना वैसे नहीं। ठीक है भाई, ध्यान से आगे सुनो। मतलब अच्छा ये खेल आगे बढ़ेगा है ना, बहुत सारे कॉलों के लिए चलता है, लेकिन अगर तुम्हें और सही समझाया जाए, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये पास पास रखे इसका इस पर इम्पैक्ट ना पड़ेगा ऑब्वियसली, दोनों कॉल का पड़ेगा। तो ध्यान से बात सुनो, अगर अपने पास में ये वाला गेम बन जाए कि हमारे पास में ये एक सोलेनॉइड है, उसके बाद दूसरा है ये भी एक सोलेनॉइड है, दोनों सेम डायरेक्शन में अटैच हैं, यानी कि इसमें से करंट निकला और इसमें करंट पहुंचा, ये एक दूसरे को इम्पैक्ट भी कर रही हैं, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं इस वाली को इम्पैक्ट करती है,
तो बात ये मतलब पहले वाले केस में कोई इम्पैक्ट नहीं है इनके बीच में, पहले ही ध्यान रखें। तो ये वाला लगेगा, जो कि बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है। ये वाला हमेशा रहेगा कि इस वाली कॉल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है इस वाली को इम्पैक्ट करेंगे 100%। तो अगर अब बोला जाए कि बता भैया इनका इंडक्शन कोफिशिएंट क्या है, अगर अब इनका इंडक्शन कोफिशिएंट निकाला जाए, ठीक है, इंडक्शन कोफिशिएंट अगर अब निकाला जाए तो वो सुनो कैसे निकलेगा, उसको निकालने का तरीका। कि तुम्हारे पास में L1 है, इस वाले का आंसर, इस वाले का आंसर है L2, और अगर अब इनका इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना तो ऐसे निकलेगा L1 प्लस के L2। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, इसमें भी करंट आगे जा रहा है, इसमें भी करंट आगे जा रहा है, तो प्लस के 2 है। अगर दोनों को सेम में सामने सामने सेट रखी गई है तो प्लस के 2 है। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाए, ध्यान से बात सुने, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, अगर करंट सेम दिशा में तो ये वाला लग जाएगा। उसके बाद में अगर करंट अपोजिट है, मतलब कि इसमें करंट आगे जा रहा है और इसमें करंट पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो इस बात को ध्यान से देखिए कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, करंट की जो दिशा है वो अपोजिट है, विपरीत है, तो आंसर बहुत सिंपल रहेगा। तो मैं उसको देख के कोई आपत्ति नहीं होगी 100%। इंडक्शन कोफिशिएंट की उस वक्त जो वैल्यू निकल के आएगी सब कुछ सेम है, लेकिन बस छोटा सा अंतर ये होगा कि L1 प्लस L2, L1 प्लस के L2 माइनस के पूरा लग जाएगा। ध्यान से देख लें। अच्छा, ये कौन सा इंडक्शन कोफिशिएंट है, दो कॉइल के बीच में चल रहा है तो म्यूचुअल, दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट सबसे काम का सबसे पहले लिखा हुआ है। अगर दो कॉइलों का L1 L2 है तो उनको अगर मिला दें तो अंडर रूट L1 L2 बनेगा। दोनों का सीरीज में है तो L1 प्लस L2 प्लस के 2 है, इम्पैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अपोजिट है तो L1 प्लस L2 माइनस के 2 है। तो अगर इम्पैक्ट ना करें तो ऐसा होगा, जो कि बहुत रेयर है। इम्पैक्ट कब नहीं करेंगे वो सुन लो, इम्पैक्ट तब नहीं करेंगे जब एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। अगर अब कोई तुमसे आंसर पूछे कि भैया ये L1 है ये L2 है, तो इनका नेट बताना, तब इनका नेट कैसे निकलेगा, तब इनका नेट निकल के आ जाएगा L1 प्लस के L2, सीधी सीधी बात। लेकिन अगर दोनों पास पास रखी हुई हैं, ऑब्वियसली इस एक ये वाली है और दूसरी ये वाली है, दोनों अगर पास पास रखी हुई हैं, तो अगर आपको तुमसे पूछता है कि भाई अब बताना इनका नेट कैसे निकालेंगे, तो अब जो इनका नेट निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा L1 प्लस के L2 प्लस के 2 है। अगर करंट सेम है दोनों में तो, और अगर एक में आगे तो एक में अपोजिट है तो क्या निकलेगा L1 प्लस के L2 माइनस के 2 है। दोनों में अंतर समझें। अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे तो ऑब्वियसली ये वाली कॉइल इस वाली कॉइल को इम्पैक्ट नहीं दे रही है। जब नहीं दे रही है तो सीधे सीधे प्लस प्लस, यहाँ पे 2m का इस्तेमाल और किया जाएगा, m यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑब्वियसली। खैर इस स्केल को थोड़ा सा और बढ़ा लो, ध्यान रखना, मैं कुछ एंड में अभी लगा देता हूँ। चलो, एक काम का डब्बा, दूसरा काम का डब्बा और तीसरा काम का डब्बा। अच्छा, और चौथा था मोस्ट इम्पोर्टेंट काम का डब्बा, पॉइंट ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास में ये एक है कॉइल, दोस्तों हमारे पास में एक ये वाली कॉइल और है, पैरेलल है, और दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर देंगे, क्लोज है। इसका इस पे इम्पैक्ट है, इसका इस पे इम्पैक्ट है, दोनों एक दूसरे इम्पैक्ट देती हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका करंट इसको प्रभावित करेगा, इसका इसको करेगा। तो अगर अब निकाला जाए इंडक्शन कोफिशिएंट, अगर अब इसका इंडक्शन कोफिशिएंट निकाला जाए, ध्यान से बस फॉर्मूला लिख लें सफाई से, इस्तेमाल तो ऑब्वियसली अभी नहीं कर रहे तुम लोग। इसका L1 है, इसका L2 है। अब जो आंसर बनेगा दैट इज L1 मल्टीप्लाई L2 माइनस के m स्क्वायर अपॉन में L1 L2 प्लस माइनस के 2m। प्लस माइनस 2m क्या शो करता है? प्लस कब लेना है? जब इन दोनों कॉइलों में करंट सेम हो। तो माइनस कब लेना है? जब एक का करंट आगे और एक का करंट पीछे हो। ये ऐसे लिखना है, ये प्लस भी यहाँ पे भी है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस के 2। ठीक है, तो दोनों में करंट सेम होगा तो प्लस और अपोजिट होगा तो माइनस। ये कॉइल्स की कॉम्बिनेशन की बात चल रही है। इसमें डब्बे बस 4 जगह पे लगे हुए हैं। पहला
ये दो यहाँ पे, और अब एक ये वाला जो अपन लोग अब लगाने वाले हैं, ये वाला, क्योंकि सिवाय कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। चलो इस सवाल का जवाब, कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, QV हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन में 2C हाफ, ऐसा कुछ है। ऐसी करके इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होने का फॉर्मूला भी फॉर्मूला ही देखना सीधे सीधे भाई, देखें डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे लिख कर लिखें, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इन इंडक्टर जैसे कैपेसिटर में है, उससे पहले रजिस्टर में भी आया था, हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RT V स्क्वायर T अपॉन में आया, ऐसे करके कुछ आए थे। फिर इसके अंदर ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है, एनर्जी अगर इसकी निकालना चाहते हो तो एनर्जी इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर। हाँ भाई, इसमें L क्या चीज़ है? कोफिशिएंट, जो भी है, म्यूचुअल सेल्फ, एक ही बात है, हिंदी मान लो ऑब्वियसली यूनिट। I क्या चीज़, उसमें जाने वाला करंट, तो इसमें स्टोर होने वाली एनर्जी का फॉर्मूला हाफ L I स्क्वायर। वैसे I स्क्वायर थोड़ा मैंने इनकम्प्लीट लिखा, तो पता है I स्क्वायर मैक्स, अब ठीक है, I स्क्वायर मैक्स मतलब मैक्सिमम जो करंट जा रहा है ना उसको पुट करना है, मिनिमम करंट पुट नहीं करना है, क्योंकि वो तो कम ज़्यादा होता रहता है। मैक्सिमम करंट, जैसे कि अपने पास में जो घर में अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, हाईएस्ट पीक वैल्यू करंट उसकी मान लो कि 3 एम्पियर है, तो 3, बीच में तो कम ज़्यादा होता रहता है ये, और फिर भी I स्क्वायर मैक्स इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी, और ये काफ़ी छोटा हो गया एज कम्पेयर टू कैपेसिटर के पूरे टॉपिक के मुकाबले। बस एक फॉर्मूला दिया और कुछ आगे कोई बकवास नहीं करी। खैर, इसी साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट और नॉलेजेबल, टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन है जो तुम लिख रहे हो अभी जनरेटर पढ़ने से पहले। और ये वाला इसका आखिरी सिस्टम है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के द्वारा कितनी डेंसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ये तो साफ साफ और स्पष्ट बोलता हूँ भैया, से लिख के छोड़ दे फिलहाल, बाकी बाद में लिख लियो। फॉर्मूला लिखे ध्यान से, इक्वल टू में d स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, d स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये वाला तो फिर भी एक साउंड है कि हाँ सब, जैसे कि कैपेसिटर में स्टोर होती है एनर्जी वैसे इसमें भी होती है, उसका फॉर्मूला, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल तुम लोगों के लिए कि व्हाट इज d स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट। इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है, मतलब ये सोचना भी नहीं है, कॉपी में लिख के छोड़ दें। ऐसे कितने फॉर्मूले याद है मुझे पता नहीं, मैंने गिने या नहीं है, कभी नहीं गिने, गिनने चाहिए वैसे कि सोच सोच के हर एक चैप्टर में से कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। और चलिए ठीक है भाई, अब जरा जाके बोलेंगे 5वां पॉइंट क्या लिखा वो बताओ। मैं पढ़ना है एडी करंट, ठीक है, लिख दें। एडी करंट की शुद्ध हिंदी है भंवर धाराएं, करंट कुछ ऐसे करके, भंवरें, पानी में भंवरें अगर किसी ने देखी तो बहुत अच्छा, भंवरें वो नहीं, लहरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदी बहुत खराब है, तो लहरों की बात नहीं है। तब कभी तुम नहर में पानी बहते हुए देखोगे तो अलग अलग जगहों पे ना गोले गोले से बन जाते हैं, पानी नीचे आता रहता है, छोटे छोटे गोले बनते हैं। कभी अगर पानी, अभी तो पानी पूरा भरा हुआ, जाते हुए पूरे मैदान में देखते हुए जाना, और अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता हो तो यहाँ से सीधे निकल जाना, सीधे मैदान में पहुँचोगे। और बहुत से जगहों पे गोले गोले से बनना होंगे पानी के, तो लोग नहर से होते हुए जहाँ वो नहर में झाँकते हुए जाना, देखते हुए, अलग अलग जगहों पे गोले गोले से बनते हैं, पानी के गोले बनते हैं। पानी सीधे बहता वो तो ठीक है, सीधे बहने के बावजूद भी बीच बीच में अलग अलग जगहों पे सर्कल से बन जाते हैं, ठीक है, कहने वाली बात। लेकिन इसका हमारा जो कंसेप्ट है ना उससे कोई लिंक नहीं है, तो क्या समझना वो समझो। जैसे अपने पास में ये कोई कंडक्टर है, ऐसा मान लो कि लोहे की प्लेट है, ठीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं जाएगा, इसमें ज़्यादा करंट, हमारे पास लोहे की प्लेट है, लोहे की प्लेट में हमने करंट जोड़ दिया, करंट पास होगा, इसमें करंट जाके पार निकल जाएगा। बात ये कि ये बात ऑब्जर्व की गई है कि करंट जाने से इसके अंदर बीच बीच में कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे करंट भी गोल गोल सर्कुलेट हो जाता है,
कुछ कुछ जगहों पे किसी भी मेटल कंडक्टर में बल्क अमाउंट में कभी कभी करंट इकट्ठा हो जाता है कि इस जगह पे ज़्यादा करंट इकट्ठा हो रहा है। मतलब अगर तुम कभी भी किसी लोहे की रॉड पे किसी वायर पे टेस्टर को रख के खींचोगे तो उसकी जो डिपिंग है मतलब बल्ब का जलना कहीं कम ज़्यादा हल्का हल्का सा होगा। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर तुम टेस्टर को मतलब अपने पास में लोहे की रॉड है उसमें करंट ज़्यादा है वहाँ पे टेस्टर को रख के ऐसे खींचो तो समझ में आएगा कि कहीं कहीं पे बल्ब हल्का फुल्का डिम डिम ऐसे करता रहता है नेटवर्क, थोड़ा सा चलेगा कम होगा चलेगा कम होगा। तो कुल मिला के कभी कभी कंडक्टर में किसी किसी जगह पे तुमने इसे बहुत नहीं किया है कि तुम्हारी नई बात है, तुमने ऐसा पहली बार सुन रहे हो ऐसा कि ऐसा भी कुछ होता है कि कंडक्टर की पूरी पूरी वायर में कुछ कुछ जगहों पे करंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है और कुछ कुछ जगह क्यों हंस रही है तुम? क्या उसमें हंस क्यों रही है ये बता हैं? मतलब मैं कोई जोक तो सुनाई नहीं रहा हूँ, कुछ उससे कह रही है तो कुछ हंस भी रही है, इसलिए मतलब बता मुझे, मैं समझा दूंगा। मैं तो सिलेबस तो हमेशा जकड़ के रखता हूँ नॉर्मली भी, मैं भागू भी ना तो भी। ऐसा क्या बता रही है इसको जो मेरे लाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बता मुझे क्यों बता रही है अभी? जब ये तुझे यहाँ से जाके मिले 4:30 बजे तक ही बाहर खड़ी रही हो, छुट्टी होती इससे घर तक बतलाती हुए ही जाइए, ऑल टाइम कंटिन्यूस बतलाती रही हो इससे, ये उस टीचर को फाइनलाइज करेगी, उसको परमिशन कि हाँ भाई जब ये कह देगी कि हाँ आना है तब वो टीचर आएगा, नहीं आएगा। अगर आप किसी रॉड में किसी लोहे की रॉड में टेस्टर को रख के ऐसे मूव करें तो उसकी जो डिपिंग है उसका जलना जो ना कांस्टेंट नहीं होता, कहीं पे कम कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर में किसी की जगह पे बल्क अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, कहीं ज़्यादा करंट नेचुरली है ऐसा, मतलब साइंटिस्ट खत्म कर पाते कर ही देते, नेचुरली है। कुछ कुछ जगहों पे तुम ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, कुछ जगहों पे कम होती है, प्लास्टिक है बिल्कुल कंडक्टर पास नहीं होने देगा करंट को। अगर हम किसी भी तरह से ऐसा सोच लें कि हमने किसी लोहे की धातु के अंदर प्लास्टिक या नॉन कंडक्टर को मिला दिया तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो वैसे करके हमारे जो आयरन है वो कांस्टेंट नहीं पाया जाता, कहीं की करंट ज़्यादा होता है कहीं करंट कम होगा। किसी वायर में करंट कांस्टेंट नहीं है, ये वोल्ट है, ये वोल्ट नैगार पल को भी सेम नहीं हो सकते, घूमते रहेंगे, कभी 237, 38, 35, 30, 32, 40 कम ज़्यादा होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ कुछ जगहों पे बल्क अमाउंट में करंट की लूप बन जाती हैं, उसको बोलते हैं एडी करंट। ये तुम पहली बार सुन रहे, तुम्हें इससे पहले ऐसा कुछ नहीं पता, तुम्हें अब तक अगर इमेजिनेशन करी हो तो सीधी बात है, साबित तार है इसमें करंट जाता है, बात खत्म। और असलियत ये कि जब करंट जाता है तो कुछ कुछ जगहों पे करंट घूम जाता है और फिर आगे बढ़ता है, ऐसा मानो। जैसे कि अगर मैं इस खेल को सही से देखूं तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास में ये वायर है, इसमें करंट फ्लो करेगा और एक जगह पे घूम जाएगा, फिर फ्लो करेगा, फिर घूम जाएगा, फिर फ्लो करेगा, फिर घूम जाएगा, फिर फ्लो करेगा, कुछ इस तरह से। मतलब किसी वायर के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन जगहों पे करंट कैसी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बल्क अमाउंट में, कहीं की करंट ज़्यादा हो जाता है, घूम जाता, बढ़ जाता है आगे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे करंट की वेव बन जाती है सर्कुलर, और उस टाइप करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट, जो किसी कंडक्टर में कुछ कुछ लोकेशन में बनता है, हर जगह नहीं बनता। अगर तुम इस खेल को नदी नहरों में जाके देखोगे तो जब कोई नदी बहती है, नहर बहती है, पानी आगे क्यों बह रहा हो तो गौर करना कि पानी बह रहा है वो तो ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे बीच बीच में ऐसे करके पानी की सतह से मिल जाएंगे तुम लोगों को, हल्का हल्का घूम जाएगा, आगे बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो ऐसा इसमें होता है, मतलब हम लोगों के दिमाग में आज तक एक बात साफ सेट की गई है कि सब ये है करंट, पर ये असलियत नहीं है, हल्का फुल्का करंट ऐसे करके जाता है। एक बात और सुनो, अगर वायर में ज़्यादा करंट होगा तो वायर हीट भी ज़्यादा होगी, तो ये वायर सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पर होगी? जिस जगह ज़्यादा करंट है, यानी जो एडी करंट वाली जगह है उन जगहों वायर की हीट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है एज कम्पेयर। मान लो कि अगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा का मतलब इतना कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का 41 होगा, सेम नहीं होगा।
हमारे दिमाग में आज तक ऐसा सेट है करंट वायर में सीधे आर पार जाएगा, पर ऐसा असलियत में नहीं है। वो कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे चक्कर खा जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तुम लोगों ने एक काम साफ साफ करना है, नहर वहर पे दूर से ही देखना है ऑब्वियसली कि वहाँ पे कुछ पानी के गोले से बन जाएंगे, ठीक है। नहीं तो एक आध दिन नाली वाली में देखते हुए चलना, शायद दिख जाए तो, मतलब चांसेस रेयर है, पर प्रोबेबली दिख जाए तो, शायद दिख जाए तो, खैर कोई बात नहीं। अब ध्यान से बात सुनो, अगर हम इस पूरी कहानी को ऐसे सेट कर ले तो शायद मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग तक ये बात ज़्यादा अच्छे से पहुंचेगी कि अपने पास में ये एक वायर है और इस वायर में जा रहा है करंट। वायर में करंट जाने पे ये करंट एक जगह पे ऑसिलेट करके घूम के फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर घूम के आगे बढ़ जाएगा, फिर घूम के आगे बढ़ जाएगा। तो वायर के किसी भी टुकड़े में जिस जगह में ज़्यादा अमाउंट में करंट पैदा हो जाता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उस चीज़ को ध्यान से लिखें। तुम्हारे लिए नई बात है, तुम्हें इस बात को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि किस जगह इस्तेमाल होता है। पहले लिखें द करंट प्रोड्यूस्ड इन the current produced in bulk piece of a metal, bulk piece of a conductor, bulk piece of a conductor, the current produced in bulk piece of a conductor is called eddy current। उस करंट को हम लोग एडी करंट कहते हैं। सबसे पहली काम की चीज तो ये ध्यान रखें, That current is called eddy current, ठीक। अच्छा, अभी मैं इसमें और खोल सकता हूँ, मैं खोल दूंगा चीज़ों को। ध्यान से बात सुनो, इसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, वो सभी लोग समझें। हमारे पास में एक चीज पाई जाती है स्पीडोमीटर, जो स्पीड नापता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उनके बारे में यूज नहीं। पहले डिसएडवांटेज लिखता हूँ। इसके डिसएडवांटेज सुने, एडी करंट के डिसएडवांटेज। सबसे पहली बात, वायर में जिन जिन जगहों पे करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उन जगह पे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से मशीन की इफिशिएंसी खराब होती है, मशीन काम करने की ताकत खराब होती है, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल ट्रांसफार्मर के आसपास हो गुजरना, उसमें एक आवाज़ आती है, सुनी हो तुमने, ट्रांसफार्मर के आसपास हो गुजरने, वो कहना कि एडी करंट का इफेक्ट होता है कुछ चक्कर, मतलब डिटेल में अभी ट्रांसफार्मर भी आएगा तुम्हारे एक चैप्टर में, इसी करंट नाम के चैप्टर में, उसमें है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ट्रांसफार्मर भी है, ठीक है। तो पहले इस बात को समझें कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जहाँ पे एडी करंट ज़्यादा प्रोड्यूस, जहाँ पे एडी करंट होगा वहाँ पे हीट भी ज़्यादा होगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, as compared to अदर पार्ट्स। जहाँ पे एडी करंट बनेगा वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी दूसरे पार्टों के मुकाबले में। सबसे पहली काम की चीज़। उसके बाद दूसरी काम की बात, इस हीट से क्या नुकसान है ना, वो भी सुनो। हीट की वजह से कोई मशीन जल सकती है, आग पकड़ सकती है, खराब हो सकती है। तो जो मशीनों के लंबे समय चलने पे मतलब कहते हैं सब टी बंद कर दो फूक जाएगी, नहीं तो वो सही बात है, फ़ोन बंद कर दो फट जाएंगे, नहीं तो। हालांकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अच्छी खासी हाई हो रही है, फटेंगे तो नहीं, फिर भी किसी भी मशीन को बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलाना चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म तक। जैसे टीवी है, सीधी सी बात है, टीवी सब पुराने ज़माने के ले लो, अभी तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी में आ रही है, तुम धुआंधार रौन के रख दो उन्हें, 24 से 48 घंटे लगातार चल रही हैं, वो खराब होगी डेफिनेटली, ठीक है। इसीलिए काम की बात है। जैसे बाइक है, अपनी बाइक को बहुत लॉन्ग नहीं चला सकती, गाड़ी लॉन्ग नहीं चल सकती, उसको हीट होकर खुद ही बंद हो जाती है, फिर उसको पानी पिलाओ तब जाके वो शांत होगी, तब जाके वो चलना स्टार्ट करेगी, तो पानी बदला जाता है। तो बात ये कि अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो इट कैन कॉज, इट कैन, एक सेकंड, इट कैन लेट द फायर इन पार्ट्स, आग लग सकती है। और अगली काम के बाद इट रिड्यूसेस द efficiency of, it reduce the efficiency of machine। efficiency यानी कि जैसे उसने 100 इनपुट लिया और 95 का वोल्ट दिया, लेकिन एडी करंट के ज़्यादा होने से 95 की जगह 90 का वोल्ट दिया, 90 करंट दिया, मतलब इनपुट ज़्यादा लेना और आउटपुट कम देना, इस पर efficiency। तो किसी मशीन की काम करने की ताकत कमजोर हो जाती है। और भी it reduces the magnetic ability, magnetism of the material,
मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल, मतलब बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि हीट हो गया। और तुम लोगों ने बात पढ़ी है कि हीट होने से कोई भी कंडक्टर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम करेगा। उनके पास 3 टाइप के थे, पैरा, फेरो, डाई वगैरह कुछ। तो डाई तो चक्कर ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के। पैरा, फेरो अगर हीट करेंगे तो उनकी चुंबकीय ताकत कम होती है। तो हीट होने से किसी भी मैग्नेट की वो वाली ताकत भी कमजोर होगी। जैसे मैंने शायद ऑब्जर्व किया, मैंने रिसर्च नहीं किस चीज़ के ऊपर, लेकिन ध्यान दिया इस फोन के स्पीकर की वैल्यू बहुत कम हो गई है पहले से। पहले ठीक ठाक आवाज़ देता था, अब शायद कम आवाज़ है, शायद कम आवाज़ है, क्योंकि मे भी शायद हीट होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक स्पीकर की जो एबिलिटी है वो शायद रिड्यूस हो गई है, शायद। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नए स्पीकर ज़्यादा आवाज़ करते होंगे एज़ कम्पेयर टू पुराने, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हीट होने से उनकी मैग्नेटिक एबिलिटी कम होती है, एफिशिएंसी बिगड़ जाती है उनकी। खैर, दूसरी बात इसके अंदर डिसएडवांटेज अगर ये है तो आखिर डिसएडवांटेज को रोका कैसे जाता है ना, वो रिड्यूस कैसे करने, वो भी सुना ध्यान से। हाउ टू ओवरकम दीज डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली अपन लोग मोटी मोटी भाषा में पढ़ रहे हैं, वैसा फिजिक्स वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है कि मैं तुम्हें कोई मोटी मोटी गणित पढ़ा रहा हूँ, मुझे वही लैंग्वेज चाहिए जो उसमें लिखी हुई है। सबसे पहला जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, दैट इज बाय लैमिनेटिंग द कंडक्टर, बाय लैमिनेटिंग द कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब वो सुनो। एक चीज है जो मशीनों में कल जाती है, उसका नाम वार्निश। वार्निश सुना किसे कहते हैं? वार्निशिंग नहीं सुना? हाँ, तुम कभी किसी पंखे वगैरह खोलना, उस वायर में मतलब तो ऊपर ना कुछ लिपटा हुआ दिखाई देगा ब्राउन से कलर में चिपचिपा सा, जो उसको पकड़ के जकड़ के रखता है। वायरें खुली नहीं होती हैं, वायरों के ऊपर एक लिक्विड डाला जाता है, उस लिक्विड से वो पकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। हम लोगों ने सबमर्सिबल बनाई है, उसमें वार्निशिंग का मतलब ये होता है कि जो मशीन जिसके अंदर कॉइलिंग की गई है, हम उसके ऊपर एक लिक्विड डालते हैं जो हार्डनर और एयर लाइट मिक्स करके डाला जाता है। उस लिक्विड से उसके तार कवर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं अच्छे से। एक लेमिनेशन होती है लिक्विड जैसी, उसमें ऑब्जेक्ट को डुबो दो, वो तारों कवर कर लेगा, लेमिनेट हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे सभी वायरों के ऊपर कवर चढ़े होते हैं, तुम कभी डिस्क का तार छीलना, हालांकि ये भी है आगे सेमीकंडक्टर में, मतलब उसमें ऑप्टिकल वायर, डिस्क का तार कभी छीलो, उसमें एक के ऊपर एक कवर के ऊपर कवर लगा होता है, जाने क्या क्या। हालांकि उसका इस टॉपिक से कनेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लेमिनेशन सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है कि हम लोग उससे सेफ रहेंगे। पहला रीजन तो यही है हम लोग सेफ रहेंगे। दूसरा ये भी है कि एडी करंट को कम कर देता है वो। वार्निशिंग यानी कि मशीनों के अंदर एक ऑयल डाला जाता है जो उसके तारों के ऊपर कवर हो जाता है, लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड उसको डालते हैं, चिपक जाता है, उसको वार्निशिंग कहते हैं। लेमिनेट करने का काम आता है। मैं लेमिनेट वर्ड यूज कर लिया, हालांकि वार्निशिंग यूज करना चाहिए। पर लेमिनेशन करने से कंडक्टर में एडी करंट की मात्रा खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। जहाँ पे 100% बन रहे थे वहाँ शायद 80% ही बने, 90% बने, लेकिन 100 नहीं बनेंगे। तो एक तो ये वाला सिस्टम। और दूसरा बाय स्लॉटिंग, बाय गिविंग स्लॉट्स इन द मशीन, स्लॉट्स इन द मशीन। मशीन्स में स्लॉट दे दो, अलग अलग खांचे दे दो, करंट लंबे समय तक कहीं पे भवन बना ही नहीं पाएगा। बाय गिविंग स्लॉट्स इन मशीन। स्लॉट्स का मतलब मुझे एक ना तुम्हें ना खोल के दिखानी चाहिए कोई मशीन से, तब समझोगे स्लॉट क्या चक्कर है। कोई लिख दें, मैं तुम्हें इसका डायग्राम ना, ये दोनों चीज़ों का डायग्राम इस पर ढूंढ के अच्छे से दिखाऊंगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा कि लेमिनेशन क्या है, स्लॉटिंग क्या है। स्लॉट देने से मतलब अलग अलग खांचों में काट देते हैं, टुकड़ों में, समझा ऐसे नहीं आएगा, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। लिख दो फिलहाल कि एडी करंट क्या चीज़ है, किसी भी मेटल में बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाला करंट, उसके साइड इफेक्ट क्या, उसको कम कैसे करते हैं। और सबसे मेन बात जो सबसे पहले पढ़नी चाहिए वो ये, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये किन किन जगहों पे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे करके है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसमें लिख दूँ मैग्नेटिक डंपिंग, उसमें इस्तेमाल होता है ये डंपिंग में, तो पता ही नहीं है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग।
कोई बात नहीं, पहले ये मुझे तुम्हें ये लेमिनेशन और ये स्लॉट वाला चक्कर दिखाना है तरीके से, समझ में नहीं आएगा। इसको लिख तो लोगे तो तुम्हें दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। मतलब ये करंट वाली बात ही पहुंच जाए तो नई बात है। मतलब हम लोगों ने आज तक करंट पढ़ाया जाता है, पर वो कभी कभी घूम जाता है, ऐसा भी कोई लफड़ा है इसके अंदर, है ना। उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये लिख लिया तुमने? तुमने कल का टॉपिक सुन लो। कल तुम पढ़ोगे एसी जनरेटर, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है, या फिर नहीं, जनरेटर नहीं, ट्रांसफॉर्मर इसमें पढ़ते हैं, जनरेटर बाद में पढ़ेंगे। कल ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, स्विच कर सकते हैं। चैप्टर 6 और 7 में बहुत पड़ोसी हैं, है ना, आजू बाजू में रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। कल ट्रांसफॉर्मर करते हैं, ठीक है। चलो कल ले